ये स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया होती ही है, होती ही रहेगी। तो बाबा जी को प्रणाम करते हुए हम अपनी गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। सहस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान और जीवन मुख्य रूप से 3 ज्ञान हैं जो पूर्ण शिक्षा की वस्तु है। इन 3 ज्ञान से संपन्न होने के बाद विवेक संपन्न होते हैं, अर्थात लक्ष्य का पता चलता है। और जब ज्ञान और विवेक पूरा होता है तो विज्ञान की बारी आती है, अर्थात उस लक्ष्य को कैसे पाएं, क्या दिशा हो। तो इसी प्रक्रिया में अभी तक अपन चल रहे हैं। सबका बहुत अच्छा मन लगा है, बहुत सुंदर अभिव्यक्तियां आ रही हैं। और अब आप भी देख रहे होंगे, हर की अभिव्यक्तियों में एक मौलिकता है। हर का लिखने का अपना एक, कैसा कहें, अपनी ही एक मौलिकता के साथ हर व्यक्ति लिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक दूसरे का लिखना देखकर विचारों की स्थितियों का भी पता चलता है, कितना परिमार्जन हो रहा है। तो अब हम अगले पन्नों में चलते हैं। जैसे हमारी जीवन विद्या की एक प्रक्रिया चल ही रही थी, तो उसके लिए अचल भाई जी, अचल बेटा जी आगे के पन्नों को स्क्रीन में लाते हैं हाँ और कौन पढ़ेंगे वो भी बता दें। जी, तो दीप्ति पेज नंबर 75 से अपन आज पढ़ेंगे और शैलेंद्र भैया जो है वो अगले 5 पन्नों को पढ़ लेंगे। हेलो भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी जी भैया, आपकी आवाज आ रही है आपकी। मैं एक बार एक्चुअली मैं इसमें ई बुक में पढ़ूंगा। सिस्टम ऑन कर रहा हूँ, 1 सेकंड में। मेरे पास वो हार्ड बुक है नहीं, मैंने किसी को दे रखी है वो। हाँ ठीक है भैया। हाँ, 1 सेकंड, मेरे पास ये व्हाट्सएप में है। पेज नंबर 75। हम लोग यही करें। हेलो। जी भैया, वैसे एक सेकंड ना, मैं पेज नंबर में थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि 75 के पहले अपन ने डिस्कस शायद नहीं किया था। अम, जी भैया, पेज नंबर 75 से ही पढ़ लीजिए। 1 सेकंड, 1 सेकंड। वैसे मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीन पे देख के भी पढ़ सकते हैं। हाँ, वो भी बेहतर है। बहुत छोटा। यहाँ से शुरू करना है मुझे। ये न्यायपूर्वक हमसे जीना बना सके। ठीक है जी। न्यायपूर्वक हमसे जीना बना तो हमारी प्रामाणिकता की इसलिए बनी। हमारा परिवारजनों की आंखों में हम ठीक चल रहे हैं, ये आ जाता है। परिवार में न्यायपूर्वक चलने के बाद जितने हमारे मित्र परिवार हैं, उनके बीच में सटीकता से हमारी पहचान देख पाता हूँ। उसके बाद न्यायपूर्वक जीना हमारे अधिकार में हो गया। जो आगंतुक आते हैं उन पर भी हमारी पहचान स्पष्ट करने में समर्थ हो पाता हूँ। हमारा परिवार अपनी सार्थकता और सफलता को अपनी चाहत में बनाए ही रखता है। हमारी समझदारी है हमारी नेक चाहत का स्रोत। इस स्रोत को हम कभी भी भुला भुलावा नहीं सकते। वह ऊपर करना पड़ेगा पेज को। शुभ हर व्यक्ति को स्वीकार है, हर व्यक्ति की चाहत है।
और शुभ घटित होने के लिए इंतजार हम सब कर ही रहे हैं। इंतजार करते समय समय का संबंध का मुद्दा आता है। संबंधों की पहचान उसमें निहित प्रयोजन विद इन ब्रैकेट मूल्य की पहचान ही है। यही अध्ययन है। प्रयोजन पहचानने के बाद मानव स्वाभाविक रूप में निष्ठावंत होता है और फिर पारंगत होता है। पारंगत होने के बाद फलित होता ही है। यही विधि है सफलता की, जो काफी सरल है। अभ्युदय सभी संबंधों के साथ जुड़ा ही रहता है। संबंधों का प्रयोजन अभ्युदय है, अर्थात सर्वतोमुखी समाधान और सुख के अर्थ में है। समाधान के अर्थ में ही हम प्रेम करते हैं। समाधान के अर्थ में ही हम कृतज्ञ होते हैं, मैत्री करते हैं, विश्वास करते हैं। मानव एक सेकेंड मानव व्यवहार में प्रशस्त रहते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। मूल्यों का स्वरूप बनता है ममता, वात्सल्य, विश्वास, स्नेह, कृतज्ञता, गौरवता, प्रेम, श्रद्धा, सम्मान। हमारे अभ्युदय के लिए जहाँ से भी सहायता मिली हो, जिससे भी मिली हो, इसकी स्वीकृति का नाम है कृतज्ञता। कृतज्ञता के साथ अन्य मूल्य अपने आप सार्थक होने लगता है। कृतज्ञता के पश्चात स्नेह, प्रेम, विश्वास सार्थक होता है। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता जिससे कहीं भी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में सहायता ना मिली हो। सबकी सहायता के साथ आदमी बड़ा होता है, समर्थ बनता है, प्रमाणित हो जाता है। इस क्रम में जितने भी संबंध हैं, उनमें मूल्य ही मूल्यांकित होने पर संबंधों की निरंतरता होती है। संबंधों में मूल्य मूल्यांकित न होने पर संबंधों की निरंतरता नहीं होती है। सामान्य क्रम में भी जिनको हम अपना संबंधी मानते हैं, उनके साथ अच्छे ढंग से प्रस्तुत होते ही हैं। परंपरागत ढंग से हम संबंधों को बल, धन, बुद्धि, आयु के आधार पर पहचानते हैं। जबकि संबंध पहले अभ्युदय के अर्थ में है, दूसरे पोषण के अर्थ में है, तीसरे संरक्षण के अर्थ में है, चौथे उपयोगिता पूरकता के अर्थ में, पांचवें सदुपयोगिता के अर्थ में, छठवें प्रयोजन के अर्थ में। संबंधों के लिए सर्वोपरि वरीयता प्रामाणिकता के अर्थ में है। प्रमाण के आधार पर कोई संतुष्ट होता है। मूल्य जीवन सहज में ऊपर करना मूल्य जीवन सहज रूप में उद्दगित होते हैं। जैसे हम आप जब मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से मूल्य बहने से हमारे बीच का विश्वास मूल्य शुरू हो जाता है। इस विधि से हम संबंधों में मूल्यों को पहचानने, मूल्यांकन करने और उभय तृप्ति पाने में सक्षम हो जाते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या हो गया? अभी तक भय और प्रलोभन के आधार पर हम संबंधों को पहचानते रहे। उसके स्थान पर मूल्य और मूल्यांकन समाधान की समृद्धि की स्थिति में आ जाते हैं। भय और प्रलोभन कोई मूल्य ही नहीं है, तो मूल्यांकित क्या होगा? भय के साथ प्रलोभन, प्रलोभन के साथ भय थोड़ी देर के लिए चुप होने वाली बात है। रोग तो वहीं का वहीं रहता है।
न्यायालयों में न्यायालयों में भी न्याय की बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि भय और प्रलोभन न्याय का आधार हो ही नहीं सकता। शताब्दियों से भय और प्रलोभन के आधार पर ही एक दूसरे को राजी करते रहे हैं। हम अभी तक कोई व्यवस्था दे ही नहीं पाए। हम इस बात पर सहमत हो पाते हैं कि भय और प्रलोभन कोई मूल नहीं है, ना ही संबंधों में मूल्यांकित हो पाते हैं। मानव यहाँ पे रुकते हैं। ओके दीदी। तो पेज नंबर 75 में अगर किसी को कोई जिज्ञासा हो तो उसको ले लेते हैं। दीदी ये जो मेरे ख्याल प्रोजन से ये जो ये प्रोजन पन्ना सबके लिए। जी दीदी जो ये क्रम है, ये जो इसमें प्रोजन जो है ना 6 नंबर पे आ रहा है। जी। तो सबसे लास्ट में प्रोजन के लिए संबंध होते हैं, मतलब ऐसा कहा जा रहा है ना, प्रोजन का हाँ, एहसास। पेज नंबर 76 की बात कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ये लाइन यहाँ याद आ रही थी बार बार कि जी, पेज प्रोजन। नंबर 75 में मेरे ख्याल से कोई जिज्ञासा नहीं है। तो पेज नंबर 76 में कल रेखा बहन जी, आप भी वही प्रश्न, आपकी भी वही जिज्ञासा आ रही है। कल रेखा बहन जी ने भी इसी जिज्ञासा को रखा था, ओके। तो क्या उसको लें अभी? संबंध पहले अभ्युदय के अर्थ में है, दूसरे पोषण के अर्थ में है, तीसरे संरक्षण के अर्थ में है, चौथे उपयोगिता पूरकता के अर्थ में, पांचवे सदुपयोगिता के अर्थ में, छठवें प्रयोजन के अर्थ में, संबंधों के लिए सर्वोपरि वरीयता प्रामाणिकता के अर्थ में है। तो ये जिज्ञासा कल आई थी। आप लोग प्लीज अपनी जिज्ञासाएं अगर व्हाट्सएप में डाल देंगे तो हम उसको और अच्छे से इधर उधर से सब देख के और अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो ये जिज्ञासा कल की थी। तो इसकी पहले भी बात हुई है, हम इसकी पहली लाइन को लेते हैं। संबंध पहले अभ्युदय के अर्थ में है। तो जैसा मेरा मेरे बच्चों के साथ संबंध है, वो किस अर्थ में है? अभ्युदय का अर्थ होता है सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी का अर्थ है हर आयाम में समाधान। तो संबंध बनाए नहीं जाते हैं, संबंध है ही, अस्तित्व सहज, नियति सहज, मनुष्य केवल उसे पहचानता है। तो मनुष्य किसी भी संबंध को, एक माता पिता बच्चों के साथ, किस अर्थ में समझते हैं? वो समाधान के अर्थ या फिर समस्या के अर्थ में? क्या समस्या के अर्थ में संबंध को पहचाना जाता है? जीव चेतना में ऐसा होता है, इसीलिए कभी बच्चे बोझ हो जाते हैं, कभी माँ बाप बोझ हो जाते हैं। लेकिन मानव चेतना में संबंध पहचानने का केवल एक ही कारण है, पहला कारण वो है समाधान के अर्थ में संबंध को पहचानना। तो माता बच्चों के साथ में जो संबंध पहचानती है वो समाधान के अर्थ में पहचानती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ में जीना आता है। समाधान का अर्थ है क्यों और कैसे का उत्तर होना। तो जब विवाह होता है, माता पिता बनते हैं, तो संतान उत्पत्ति क्यों करना है और संतान के साथ कैसे जीना है, ये दोनों का ज्ञान होने से वो जो संबंध है वो समाधान के अर्थ में होता ही है, उसको मनुष्य पहचानता है। इसी तरह से पति पत्नी का संबंध है ना, जितने हमारे 6 संबंध है, भाई बहन का, गुरु शिष्य का, मनुष्य जितने भी संबंधों को पहचानता है, जीव चेतना में समस्या के रूप में ही पहचानता है, और इसीलिए शिकायत मुक्त संबंध को नहीं प्राप्त कर पाता। पर जैसे ही हम अध्ययन में लगते हैं और हमें संबंध, मूल्य, प्रयोजन, ये सब बातें पता चलती है,
तो हम जीव चेतना से मानव चेतना में जीने के क्रम में अपने से जागृत का अनुकरण करते हैं। तो हम देखते हैं संबंध बनाए नहीं जाते, संबंध तो है ही। तो संबंध है ही तो किस अर्थ में है संबंध? अभ्युदय के अर्थ में। मेरा हर मानव से, पूरे विश्व से, अड़ोस पड़ोस सभी से संबंध है ही। समाधान के अर्थ में संबंध है। यह है पहली लाइन। अब दूसरा ये क्या है जी? अभ्युदय है मतलब थोड़ा, मतलब ये इस शब्द को थोड़ा सा और खुल के बता सकते हैं? अभ्युदय का अर्थ है हर आयाम में समाधान को देख पाना, ओके। सर्वतोमुखी समाधान। आयाम अगर हम बोलेंगे तो चार नहीं, अवस्थाओं को इन बोल रहे ऑल हैं। द डायमेंशंस, इन ऑल द डायमेंशंस। जैसे अभी की शिक्षा में एक स्पेशलाइजेशन वाली बात है ना? लेकिन हम्म मुझे अगर परिवार में ही जीना है तो मुझे पंखा भी बनाने आना है, मुझे घर भी बनाने आना है, मुझे मानव भी बनाने आना है। मतलब हम्म मुझे इंजीनियर भी होना है, मुझे डॉक्टर भी होना है, मुझे टीचर भी होना है। मुझे जो एक प्राइम मिनिस्टर काम करता है वो ही एक परिवार का होम मिनिस्टर काम करता है। तो हम्म मुझे पूरा ज्ञान होना इन ऑल द डायमेंशंस, सॉल्यूशंस इन ऑल द डायमेंशंस। तो जो एक देश चलाता है वो ही एक महिला चलाती है घर। बस एक बड़ा स्तर है, एक छोटा स्तर है। वो देश वाला दूसरे देश वालों के साथ में कैसे जीना है, और जो घर के मिनिस्टर हैं वो दूसरे परिवार के साथ में कैसे निभाना है। तो अभी ये स्पेशलाइजेशन का एक भूत है जिसके कारण सर्वतोमुखी समाधान जो हर बच्चा होना ही चाहता है। हर बच्चा, हर मतलब हम एक छोटी कक्षाओं में देखते हैं सब कुछ करता है। वो किचन में भी काम करता है, वो खेतों में भी काम करता है। कोई अगर पंखा बनाने आ जाए तो उनके साथ भी सीख लेता है। गांव के बच्चे तो 100-100 गाय हाँक लेते हैं, इतनी बड़ी तालाब पार कर लेते हैं, इतनी ऊंचे से कूद कर नहा लेते हैं तालाबों में, मछली पकड़ लेते हैं जो कितना मुश्किल काम है, मुर्गी पकड़ लेते हैं। इतने सारे आयाम में मनुष्य जीता ही है। तो मनुष्य होना ही चाहता है सब कुछ को जानना, पर इसके लिए अवसर नहीं है या फिर उसको ये एहसास नहीं दिलाया जाता है। तो जैसे शिक्षा में आता है ये सबसे पहली बात कि संबंध है ही, बस केवल आपको पहचानना है। मानव के साथ और प्रकृति के साथ केवल दो ही तो चीज है। तो मानव ने धरती के साथ भी संबंध को पहचाना है क्या? समस्या के अर्थ में पहचाना, इसलिए तो धरती को खोखला कर दिया। मानव ने मानव के साथ काम के अर्थ में संबंध को पहचाना है, काम निकल गया, हो गया। समाधान के अर्थ में अभी तक हमने किसको देखा? नहीं तो अपनापन ही अपनापन का फैलाव होता। इसमें ये आयाम भी है कि जैसे हिंदी में एक शब्द है, हम बच्चे जो बोलते हैं जितना बाकू पड़ता है, एक शब्द होता है। जैसे कितना अच्छा बोलना आता है, मतलब समाज में, पब्लिक और टीम में, और बच्चों को, या हम जैसे नहीं सिखाते हैं, मतलब किस तरीके से पेश होना होता है ना, मतलब वो भी एक स्मार्टनेस में काउंट होने लगता है। वो आयाम भी है क्या, मतलब सही मायने में, या फिर वो सिर्फ ऐसे ही है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब गलत बात है वो? नहीं, जब एक छोटी कक्षा में है तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसके संयुक्त रूप में एक बच्चे का पर्सनालिटी को देखा ही जाता है। तो अभी सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बोलना भी इम्पोर्टेंट है, लिखना भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी इम्पोर्टेंट है समझना और जीना। इतनी बात कह रहे हैं। तो आप जो बात कह रहे हैं वाक्पटुता की, वो उन इसमें इंक्लूडेड है ही। ठीक है जी थैंक यू। जी। तो संबंध पहले अभ्युदय के अर्थ में है, उसके बाद है दूसरे पोषण के अर्थ में है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जब संबंध को हम पहचानते हैं समाधान के अर्थ में, तो पोषण के अलावा दिखता नहीं कुछ। अभी जीव चेतना में हमें शोषण भी दिखता है, कैसे उसमें को जाए।
किसी लाभोन्माद, कामोन्माद तो ये भोगोन्माद की प्रवृत्ति हम देखते हैं। पर मानव चेतना के अर्थ में संबंध समाधान के अर्थ में दिखता है, और उसको जीव कैसे, तो पोषण के अर्थ में। तो पोषण मतलब इकाई प्लस अनुकूल इकाई। तो जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे हमारे सभी बच्चे हैं, आपके गांव के, आपके कॉलोनी के, आपकी जहां तक पहुंच है, जितने भी मानवों को आप जानते हैं, उन सभी के पोषण की एक जिम्मेदारी से अपने अंदर आपको फील होने लगेगी। तो क्या क्या का पोषण, तो अभी हम मुख्य रूप से शारीरिक पोषण को ही पोषण मानते हैं। तो शारीरिक पोषण तो अनिवार्य है ही, क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी तो सुखपूर्वक जीने के लिए काम कर पाएंगे। तो एक पोषण है शरीर का पोषण, एक पोषण है मन का पोषण, उसकी समझदारी का पोषण, वो जिम्मेदार बने उसका पोषण, वो ईमानदार बने उसका पोषण, और वो व्यवस्था में भागीदारी कर पाए उसका पोषण। तो पोषण के मायने बहुत सारे बढ़ गए अब अपने। जैसे ही हम समाधान के अर्थ में संबंध को पहचानते हैं, उस इकाई के लिए क्या क्या अनुकूल हो, समझदारी का पोषण देंगे, स्वास्थ्य का पोषण देंगे, सारा पोषण करते हैं, जिसको हम एक भाषा में कहेंगे शिक्षा संस्कार। शिक्षा, हर आयाम में शिक्षा के पोषण से बच्चे को या किसी भी मनुष्य को पोषित कर देना, पूरा कर देना, पूर्ण कर देना, इसको कह रहे हैं पोषण के अर्थ में संबंध। तीसरे है संरक्षण के अर्थ में। जब हम संरक्षण की बात करते हैं, तो जैसे हर संतान के लिए माता पिता एक संरक्षक होते हैं, मतलब उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको पूर्णता के लिए, और उसका भी विवाह होगा, उसकी है ना, मानव परंपरा के लिए एक गतिशीलता हो जाए। तो अभी हमने क्या किया, पहला स्टेप था कि संबंध समाधान के अर्थ में इसको पहचानने से ही क्या गति हुई, पोषण के अर्थ में जीना हुआ। जैसे ही पोषण की क्रिया की पूरी हुई, ऐसे ही संरक्षण की क्रिया की शुरुआत हुई। मतलब अब उसको जो आगे जीना है, उसमें कहीं पे है ना, और पूरी परंपरा को, और आगे के लिए दीदी आवाज नहीं आ रही है। ओहो, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ पाई क्या? हाँ दीदी, आवाज अब क्लियर है। अभी क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, अभी क्लियर है। अच्छा, तो मैं संरक्षण की बात को कह रही थी कि जब हम संरक्षण की बात कह रहे हैं, तो जैसे समाधान के बाद पोषण की क्रिया हुई, पोषण की क्रिया के जैसे ही पूरी होती है, संरक्षण की क्रिया प्रारंभ होती है। मतलब अब जो आगे बच्चे जीने वाले हैं, कोई भी मनुष्य जीने वाले हैं, उनके जीने में कहीं पर भी बाधा ना आए, उनके विकास में कहीं पर भी बाधा ना आए, उस क्रिया को पूरा करना। इसी अर्थ में तो है संबंध, कि संबंध इसीलिए है, कोई भी विकास चाह रहा है, कोई भी समझने के अर्थ में विकास आ रहा है, उसमें निर्बाधता हो जाए, किसी भी प्रकार की बाधा फिर प्रॉब्लम है, आवाज में के फिर अर्थ प्रॉब्लम है। में। हेलो, हाँ अभी ठीक है। हेलो, हाँ अभी ठीक है दीदी। अच्छा, यहाँ यहाँ बारिश हो रही है असल में, कोई हम्म। बात नहीं, आप बता देंगे। चौथे, उपयोगिता पूरकता के अर्थ में संबंध। तो अब समाधान के अर्थ में संबंध को पहचान लिया, पोषण की क्रिया मतलब पूरी शिक्षा भी पूरी हो गई। शिक्षा के बाद जो जीना है, उस जीने, आप लोग अपना म्यूट कर लेंगे थोड़ा। अब जो जीना है, उस अर्थ में भी कोई बाधा न आए, इसका भी पूरा कार्यक्रम हो गया। अब इसके साथ, इसके बाद जो
संबंध में जीने का क्रम है वो है उपयोगिता पूरकता। तो जब शिक्षा पूरी हो गई तो उसकी उपयोगिता पूरकता के संबंध में जीना कैसा होगा? वो है कि उसको आहार, आवास, अलंकार या दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण संबंधी सभी जितने भी वस्तुएं हैं उसके लिए उन तक कैसे वो उसे उपलब्ध हो पाए। मतलब जागृति के लिए उन्हें जो भी सुविधा वाली वस्तुओं की या फिर शारीरिक सुविधाओं की जो उन्हें आवश्यकता है, उपयोगिता का अर्थ है आहार, आवास, अलंकार और दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण जो सामान्य कक्षा की वस्तुएं हैं इसको भी उपलब्ध करा पाना। और पूरकता के अर्थ में है कि जागृति के लिए प्रेरक प्रमाण संपन्न होना। तो संबंध मतलब मैं आपके साथ जी रही हूँ या आप किन्हीं के साथ जी रहे हैं तो मेरा जो जीना है वो आपके लिए प्रमाण बन जाए, मेरा जीना ही आपके लिए प्रमाण बन जाए, मेरा आचरण ही आपके लिए प्रमाण बन जाए, ऐसे संबंध के साथ जीना है ना। तो इसको कह रहे हैं उपयोगिता पूरकता। उसके बाद है पांचवें सदुपयोगिता के अर्थ में। तो सदुपयोगिता का मतलब है अब जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसे ऐसे पहचानना हुआ, ये क्रिया पूरी हुई, ये क्रिया पूरी हुई, है ना, न्याय प्रमाणित हो गया। अभी सदुपयोगिता का अर्थ है अखंड समाज के अर्थ में संबंध को निर्वाह कर पाना। सदुपयोगिता का क्या अर्थ है? अखंड समाज के अर्थ में संबंध का निर्वाह हो पाना, इस तरह से संबंध को पहचानना। उसमें क्या है कि समाज गति में मेरा तन मन धन सभी चीज को मानवीय संबंधों में, मानवीय व्यवस्था में, हर चीज मानवीयता के अर्थ में, अखंड समाज के अर्थ में मेरा तन मन धन को अर्पण समर्पण कर देना। संबंध, क्योंकि जब मानव चेतना की बात आ रही वहां पे मूल्यों का आस्वादन, लक्ष्य मूलक आस्वादन यही आस्वादन है। वहां पे रुचि मूलक आस्वादन, प्रिय हित लाभ की दृष्टियां है ही नहीं। तो अपने बारे में सोचना केवल ये स्थितियां है ही नहीं। तो अखंड समाज, तो पूरा समाज ही मेरा परिवार है। तो उस अर्थ में मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन सब कुछ अर्पण समर्पण है, क्योंकि सर्व शुभ में ही मेरा शुभ है। तो इस अर्थ में सदुपयोगिता के अर्थ में, और छठवें है प्रयोजन के अर्थ में। तो यहाँ पर जो प्रयोजन की बात आई है वो है सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में। मतलब चारों अवस्था का जो परस्पर पूरकता है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था, तो ये सार्वभौम व्यवस्था हो जाए। इसके अर्थ में जो मैंने संबंध पहचाना उसके अर्थ में समर्पण और मेरी भागीदारी। तो ये कुल मिलाकर 6 स्टेप्स में एक पूरी प्रक्रिया को बताया है कि जहां से मानव पद की शुरुआत हुई, समाधान के अर्थ में संबंध को पहचाना, वैसे ही पोषण के अर्थ में पहचाना, वैसे ही संरक्षण के अर्थ में पहचाना मतलब निर्बाधिता, और वैसे ही उपयोगिता पूरकता मतलब सामान्य आकांक्षा की वस्तु भी उनको उपलब्ध करा पाए। समाधान, समृद्धि जो उनका लक्ष्य है उसके लिए स्थान की जरूरत है, गौशाला की जरूरत है ना, मतलब जो भी उनको आवश्यकता है उसको भी हम उपलब्ध करा पाए। और इसी के आगे अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में संबंध है। इतनी सी इसमें बात है। क्लियर हो पाया क्या? हाँ दीदी। अच्छा दीदी, जैसे आयाम किसको कह रहे हैं हम? जैसे अविद्या के अर्थ में सारे आयाम, आप जिस ओर मुख करो, जो वस्तु आपको दिखी वही आयाम है। मनुष्य हर वस्तु के 360 डिग्री एंगल्स हैं, है ना? करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो वो 360 डिग्री एंगल से सोच कर देखिए, एक भी एंगल नहीं छूटना चाहिए।
ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम किस चीज को लें? जैसे आप अपने शारीरिक आवश्यकता और जीवन की आवश्यकता उन हर वस्तुओं पर सोचकर देखिए। आहार से संबंधित, क्या हमको एक आम का पेड़ भी लगाना आता है? क्या हमको चावल लगाना आता है? क्या हमको दाल लगाना आता है? क्या हमको शिक्षा देना आता है? क्या हमको स्वास्थ्य का समाधान है? हमको किस चीज का अभी समाधान, एक्चुअली हम बोले कि इसका समाधान मेरे पास है, वो मुझे आता है, वो दूसरी चीज है। वो क्यों है और वो कैसे है, वो क्यों बना हुआ है इस धरती में, वो कैसे बना हुआ है, उसकी आवर्तनशीलता, क्या इसका पूर्ण ज्ञान है हमें? एक सेंटेंस में यूज करेंगे दीदी? हेलो। हाँ जी, एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं क्या इसका? एक सेंटेंस में, किसी भी एक सेंटेंस में जिसमें हम समझ रहे हैं इसको। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे दीदी ने कल परसों में या कुछ समय पहले बताया था कि संबंधों का पहचान कैसे करते हैं। हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं और हम आराम से बैठे होते हैं, किसी की तरफ हमें ध्यान नहीं होता है। और जब हमारा किसी कोई हमारा नियर देर आता है तो हम तुरंत जगह बना लेते हैं बिना काम, जरूरत है नहीं, पता नहीं, लेकिन फिर भी उसको बोलते हैं आप बैठो, जगह बना लेते हैं। तो हम वहां पर एक संबंध को पहचानते हैं कि उसके साथ में जरूरत है। मतलब जैसे वहां पर प्रयोजन या उपयुक्तता जैसा शब्द क्या यूज हो रहा है, इसी तरीके से। इसको हाँ, अभ्युदय में जैसे हम लोग इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हम्म, एक परिवार की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, शरीर की भी और जीवन की भी, उन सभी आवश्यकताओं को शिक्षा के रूप में उसका समाधान होना। हम्म, एक लाइन में इसको ऐसे कह सकते हैं। ओके। जो भी हमारी आवश्यकता है शारीरिक या मानसिक या फिर या जीवन के तौर पे, उनको उनका समाधान या उनको समझ पाना जी। सही सही हर मतलब डायमेंशन में, हर डायमेंशन। ये इसका मतलब अभ्युदय है। जी, इसका मतलब अभ्युदय है। न, ठीक है, समझ गया। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, हम्म, आगे का पठन करिए। जी। ओके, हम लोग एक सेकंड दीदी, बोलता हूँ। ये मैंने भी यहाँ तक पढ़ा था दीदी ना कि संबंधों में मूल्यांकित हो पाते हैं 70। जी, उसके हाँ आगे ही हाँ, पढ़ना है भैया। एक सेकंड, चल भैया, ठीक है भैया। मानव अभी तक मूल्यों के पास गया ही नहीं। मूल्यों के पास गया होता तो मूल्य अभिव्यक्त होता, मूल्य प्रमाणित होता, मूल्यांकित होता, स्वाभाविक रूप में न्याय होता है, न्यायालयों में फैसला होता है, न्याय नहीं। इन फैसलों से एक पक्ष भय बस, एक पक्ष प्रलोभन बस सहमत होता है। उभय तृप्ति इसमें कभी हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता है। न्याय को पाने में हम सर्वथा असमर्थ रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास का दावा करते हैं। विकास का क्या अर्थ होता है आप ही सोच लीजिए। भय और प्रलोभन से हर मानव छूटना चाहता है, ये नियति सहज है। इसमें मानव का भी कल्याण होता है, नैसर्गिकता का भी कल्याण है। इस तरह प्रयोजन के आधार पर संबंध है। प्रयोजन समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व है, इसके लिए प्रक्रिया है। व्यवस्था में जीने का मतलब है कि पांचों आयाम में भागीदारी करना। पांच आयाम है: शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, संयम,
उत्पादन कार्य, विनिमय कोश। इस विधि से हम परिवार में व्यवस्था में जीने से पांचों आयामों में भागीदारी करने से समग्र व्यवस्था में भागीदार होते हैं। इस तरह से मानव के लिए निरंतर उमंग, खुशहाली, अटूट साहस बन जाता है। न्याय के बाद आता है धर्म। धर्म का मतलब है अनुभव, प्रमाण, बोध, जो बुद्धि में होता है, अर्थात समाधान। समाधान का मतलब ही है मानव धर्म है। व्यवस्था में जीना ही मानव धर्म है। यही अभ्युदय है। अवस्था में मानव जीता है तो समस्या से ग्रसित हो जाता है। व्यवस्था में जीता है तो समाधानित रहता है। आदमी समस्याग्रस्त रहना चाहता नहीं है, अतः आदमी समाधानित रहना चाहता है। समाधान इज इक्वल टू सुख, कॉमा मानव सुख धर्मी है। समस्या इज इक्वल टू दुख, समस्या को आदमी चाहता नहीं। भय और प्रलोभन के आधार पर समाधान होता नहीं, और सारा संसार तुला हुआ है कि भय और प्रलोभन के आधार पर समाधान हो जाए। भय और प्रलोभन के आधार पर व्यवस्था को समीकरण करने के लिए हम आज भी प्रशिक्षण करते हैं, जबकि इससे व्यवस्था हो नहीं सकती। कहीं एक जगह पर भय और प्रलोभन के आधार पर कुछ बनता है तो उसी क्षण उसके टूटने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अतः मूल्य और मूल्यांकन के आधार पर ही व्यवस्था होगी। परिवार व्यवस्था, प्रौद्योगिकी, प्रशासन, राज्य व्यवस्था, सभी स्तर पर व्यवस्था इसी विधि से होगी। व्यवस्था का मतलब यही है मानव अपनी प्रामाणिकता को प्रस्तुत कर सके, न्याय का निर्वाह कर सके और व्यवस्था में भागीदारी कर सके। परिवार में हर आदमी में, हर बच्चे में समझदारी का सूत्र देना ही शिक्षा संस्कार व्यवस्था है। इसे समझदारी का लोक व्यापीकरण करना भी कहते हैं। पहले आपको बताया दर्शन, दर्शन के बाद विचार, विचार के बाद शास्त्र, शास्त्र के बाद योजना, योजना में एक है जीवन विद्या योजना, जिसमें मानव परिवार, मानव चेतना संपन्न होने के लिए पूरी गुंजाइश है। इस समझ से आदमी परिवार में व्यवस्था के रूप में जी सकता है। दूसरी योजना है मानवीय शिक्षा संस्कार का मानवीकरण। इसमें बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था है। ऐसी शिक्षा को हम एक स्कूल में बिजनौर प्रयोग किए। यह 5 वर्ष का अनुभव है। जीवन विद्या के आधार पर शिक्षा का मानवीकरण करने गए, उसका क्या प्रभाव पड़ा वहां देखा गया। लोग कहते हैं कि विद्यार्थियों के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसे हम नकारते रहे। यदि वातावरण का प्रभाव पड़ता तो हम अनुसंधान कैसे कर पाते। स्कूल से ये प्रमाण मिलने लगा है कि बच्चों का प्रभाव परिवार पर एवं उनके परिवार वालों का प्रभाव वातावरण पर पड़ने लगा है। बच्चे जीवन के रूप में अपने आप को पहचानने लगे और व्यवस्था में जीना अति आवश्यक है इसे स्वीकारने लगे। इसके फलस्वरूप बहुत से बच्चे टीवी, व्यर्थ वार्तालाप आदि में अरुचि दिखाए जाने वाले चीजों का मूल्यांकन करने लगे और ये सब निस्सार है ऐसा समझने लगे। साथ ही गांव में, परिवार में एक दूसरे के साथ बैर वैभव था, मारपीट मुकदमा होता था, वह भी धीरे धीरे शमन होने लगा। अब उन गांव में मेरी जानकारी के अनुसार झगड़ा झंझट कम हो गया है। इसी को हम कहते हैं बच्चों का आचरण रूपी वातावरण का प्रभाव पड़ा, और इसी के अनुसार हम कहते हैं कि इस शिक्षा में दमखम है। शिक्षा के जी, ठीक बात है। तो यहाँ तक देख लेते हैं ठीक है दीदी। कि पेज नंबर 76 के लास्ट से 77 पेज है, और तो 76 के लास्ट और 77 में कोई भी भाई बहन को कुछ लगता है या कोई बात जो आपको अच्छी लगी, इसको भी आप रखिए। ये भी बहुत सुंदर बात होगी
कि पढ़ते पढ़ते यहाँ पर हमें रोमांच हुआ, इस बात को भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर बात चल रही थी तो मैं बताता हूँ। मैं अभी कल से थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं जब वहाँ विद्यालय में गया था, वहाँ आपके वहाँ रायपुर में वह विद्यालय में, तो वो अनीता दीदी हैं, उन्होंने पहले मेरा एक शब्द बताया, बेटा जी। मुझे थोड़ा जी। अजीब सा लगा था। मैं मतलब हम लोग उसके नहीं है, मतलब आदत थी हम लोग ऐसा बोलने की, सुनने की। तो बोला बच्चे को भी सम्मान देना पड़ेगा आपको, तभी वो उसको समझ पाएगा। फिर वो धीरे धीरे मेरे कुछ प्रैक्टिस में आया धीरे धीरे, और मैं यहाँ से उसको गुड बाय बोलना शुरू कर दिया अपने बच्चे को। छोटा बच्चा है, अभी 2 साल पूरे नहीं हुआ है। अभी वो धीरे से पूरी बात को, उस भाव को समझ गया, गुड बाय होने का मतलब क्या है। और जब मैं घर जाता हूँ तो मास्क को मेरे को टांगना होता है, चाबी रखना होता है गाड़ी की, और ये सब करना होता है, शू निकालना, कहाँ सॉक्स निकालना, कहाँ से क्या करना है, वो सब पूरा समझता है। और जब कहना मानता है तो बोलता है गुड बॉय। कल तो उसने क्लियर बोलना शुरू किया, गुड बॉय। और मेरे को लगा कि हम्म। ये परंपरा में ऐसे आएगा। हम्म। और ठीक बात है, जो बहुत माता अच्छा पिता मतलब। करते हैं वो बच्चे करते ही हैं। हम्म। नहीं मतलब एक गुड बाय, जैसे मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन गुड बाय का मतलब जैसे मैं भाव पेश कर रहा हूँ। गुड बाय मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हम्म। मतलब, तो वो गुड बाय को समझ गया। मतलब ये गुड बाय मतलब जी होने का जी। मतलब क्या है, कहना मान लिया उसने, तो मतलब अच्छा हो गया। हम्म। ठीक बात है, बढ़िया। तो पेज नंबर 77 में मुझे नहीं लग रहा कि कोई बात है। 78 में चलते हैं। इसमें कोई बात अच्छी लगी उसको भी आप लोग जरूर शेयर करें। मुझे 77 में, नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी। हाँ, मुझे 77 में ये जो पांचों आयाम हैं, ये मुझे बहुत पसंद आए हैं। ये बहुत सुंदर चीज है। मतलब कोई भी चीज छूटी नहीं है इसमें। हम्म। हर एस्पेक्ट लाइफ का जो टच करता है उसके ऊपर, मतलब उसको लिया है। तो ये चीज मुझे बहुत पसंद आई है। और डेफिनेटली जैसे जैसे हमारी पढ़ाई आगे बढ़ेगी, हमें और समझ में आएगा इसमें कि इसको हम जीवन में कैसे उतारें। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। दीदी इस सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं, नैसर्गिकता का भी कल्याण है। हम्म। थोड़ा इससे ऊपर है, कहाँ इसी पेज में 77 में है, से? और थर्ड लाइन में है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। इसको बताइए, सभा में बताइए आप लोग कोई, ये सभा के लिए प्रश्न रखते हैं। मुझे जो इस बात से समझ में आती है नैसर्गिकता का, नैसर्गिक मतलब जो हमारा मतलब जो वेजिटेबल लाइफ है, प्लांट लाइफ है, जो उसको प्लांट लाइफ कहेंगे। और प्लांट एनिमल लाइफ, और साथ में हमारा हमारा नैसर्गिक मतलब एनवायरनमेंट कंप्लीट, अगर मैं ये ठीक समझ पा रही हूँ, कंप्लीट एनवायरनमेंट का भी कल्याण होगा अगर मानव का जो हमारा जो ठीक रहना, उससे एनवायरनमेंट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट। ऐसा मैं ठीक समझ पा रही हूँ? जी ठीक बात है। नैसर्गिकता का मतलब ही है कि वन है, चाहे जलवायु है, धरती है, ऊष्मा है, ये दीदी सब प्रकृति साथ बोलेंगे? साथ में है। दीदी नैसर्गिकता मतलब प्रकृति बोलेंगे? हाँ, इसको ऐसे ही कहेंगे कि सभी अवस्थाएं एक दूसरे के साथ में जो है ना, इसको प्रकृति भी नाम दे सकते हैं। तो वन, जलवायु, धरती, ऊष्मा, ये सभी के संयुक्त रूप को नैसर्गिकता कह रहे हैं। तो इसका भी कल्याण हो रहा है। ठीक बात है। तो क्या हम आगे चलें फिर? 77 के बाद अब 78 नंबर पेज में आ गए हैं हम। इसमें क्या बात किन्हीं को छू गई वो जरूर है। दीदी, दीदी 77 में ये वाली बात अच्छी लगी, जो दिया है, अव्यवस्था में मानव जीता है तो समस्या से ग्रसित हो जाता है, और व्यवस्था में जीता है तो समाधानित रहता है। ये हम देखते भी हैं दीदी।
हम्म। और दीदी मुझे ये अच्छा लगा इसमें, अ, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना स्कूल में, तो बच्चों में जो अंतर आया, डिफरेंस आया, और ये प्रूव हुआ कि ये बहुत इस शिक्षा में बहुत दमखम है, और बच्चों का आचरण रूपी वातावरण का प्रभाव हम्म। पड़ा। फिर एक गांव में जो एक परिवार में दूसरे परिवार में बैर भाव, मारपीट, ये सब था, ये सब हम्म। शमन होने लगा। ये सुनकर देखकर मतलब इमेजिन में आता है कि इतना अच्छा हो सकता है, ऐसा हुआ था, मतलब अभी जो हम लोग देखते हैं बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये अगर एक हम्म। लाइव एग्जांपल रहता तो ये बहुत टच करता है कि रियली ऐसा है, मतलब हम्म। ये अच्छा लगा मुझे। ठीक बात है। हम्म। जी दीदी इसी में ना एक थोड़ा सा मेरी मतलब मेरा एक क्वेश्चन था कि मान लीजिए वातावरण और अध्ययन, तो मतलब ना कहीं जैसे कि मुझे याद नहीं है कहाँ पे, पर मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि अध्ययन के लिए सहायक वस्तु के रूप में वातावरण को कहा था बाबा जी ने, और यहाँ पे मतलब अध्ययन का जो है उसका प्रभाव वातावरण पर पड़ रहा है। तो मतलब दीदी वातावरण और अध्ययन या मतलब इसमें कैसे तालमेल बैठता है, या कितना फर्क पड़ता है अध्ययन से वातावरण का या वातावरण से अध्ययन का? शुरुआती दौर पर अच्छा अध्ययन हो जाए इसके लिए वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे लोग छोटी पे आते हैं या और कहीं जाते हैं तो एक अनुकूल वातावरण रहता है, शांत है, प्राकृतिक है ना? या फिर वहाँ पे मानव बच्चे हैं, प्राकृतिक नहीं भी है तो भी। तो ये सब वातावरण सहायक होता है शुरुआती दौर पर, क्योंकि मनुष्य अपने मान असल में तो वातावरण है हमारा मानसिक वातावरण, पर हमारा ही जीवन क्रियाओं का वातावरण हमारे ही कंट्रोल में नहीं होता, तो बाहरी वातावरण तब सहायक होता है। और जैसे ही अध्ययन से हम एक स्थिति को पाते हैं, विश्वास की स्थिति को पाते हैं, तो हमारा अपना वातावरण हमारे साथ होता है, और फिर बाहरी वातावरण उतना मायने नहीं रखता है। न्याय धर्म सत्य कहीं भी प्रमाणित हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ जिया जा सकता है। ये फिर अपना वातावरण ये बाद में स्थापित हो पाता है। जी दीदी समझ गया। बढ़िया, खूब बढ़िया। तो फिर आगे पठन करते हैं। और यहाँ तक पढ़ा था शायद मैंने भी, शिक्षा के मानवीकरण में हम विज्ञान के साथ चैतन्य, किससे पहले पढ़ा हुआ है, यहीं से शुरू करना है। हाँ जी भैया। शिक्षा के मानवीकरण में हम विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन कराएंगे। चैतन्य पक्ष का अध्ययन का मतलब है जीवन, जीवन का, जीवन जागृति का अध्ययन कराएंगे। रासायनिक भौतिक रचना विरचना का अध्ययन कराएंगे। मानव के लिए रचना विरचना में पूरकता तथा मानव इस संसार के लिए कैसे पूरक, कैसे उपयोगी होगा, ये सब अध्ययन कराएंगे। इसके साथ ही विकल्पात्मक दर्शन शास्त्र में क्रिया पक्ष का अध्ययन कराएंगे। क्रिया पक्ष का अर्थ है मानव की समझदारी के लिए दर्शन है। समझदारी का प्रमाण होना चाहिए। समझदारी के साथ हम अपने पहचान को बनाते हैं, तब सह अस्तित्व की पहचान में आता है। मूल्यों का निर्वाह करना ही बनता है, और मूल्यांकन में उभय तृप्ति ही स्वाभाविक रूप में बनता है। व्यवस्था सह अस्तित्व में एक शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य किस अर्थ में है? अस्तित्व में हर एक अपने तो सहित व्यवस्था है। जैसे बेल का झाड़ बेलत्व समाया रहता है, पीपल का झाड़ अपना आचरण बनाए रहता है। पीपल के पेड़ के लिए पीपल के पेड़ के फल और पीपल के बीज होंगे, उसी के गुण धर्म होंगे, यही उसका आचरण है। इसी तरह पूरा वनस्पति संसार, जीव संसार का आचरण निश्चित है, और ये अपने अपने आचरण में प्रकाशित है। इसे ही कहते हैं त्वसहित व्यवस्था।
मानव का आचरण अभी तक निश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि मानव अभी तक व्यवस्था में जी नहीं पाया। अभी तक हम व्यवस्था नहीं पाए हैं, किंतु व्यवस्था की जरूरत है, यहाँ पर आ गए हैं। व्यवस्था पाने के लिए हमको अपने त्व सहित व्यवस्था में जीना पड़ेगा। स्वतत्व क्या है? स्व स्थिति रूप में, त्व गति रूप में स्पष्ट है। स्वतत्व मानवता पूर्ण आचरण। मानवता में मूल, चरित्र और नैतिकता है। मूल का प्रमाण है संबंध, मूल मूल्यांकन उभय तृप्ति, जो परिवार में होना ही है। उभय तृप्ति से कम कोई परिवार है नहीं, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यही मानवत्व है। ये घटित होने के लिए स्वस्फूर्त विधि से आदमी मूल्यों में जिएगा। व्यवस्था में जीने से चरित्र की बात आएगी। चरित्र को स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में पहचाना गया है। नैतिकता विदिन ब्रैकेट तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा से अभयता बनती है। इस प्रकार से मानवता पूर्ण आचरण है। इसमें बहुत अच्छे ढंग से मानव आश्वस्तता पूर्वक जी सकता है। इसके बाद आती है मानव की परिभाषा। यहाँ पर रुकते हैं ठीक है जी। क्योंकि अगला पैराग्राफ काफी लंबा है, वो हम अगले उसमें ले लेंगे। 5 पन्ने हमारे 79 तक यहाँ पे पूरे होते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई बात बहुत अच्छी लगी या फिर कोई जिज्ञासा, उसको रख लीजिए। हाँ, जिज्ञासा तो है। ये स्थिति और गति, इसको, ये जो चीज है, इसको मतलब स्वरूप में और त्व रूप में, गति में स्पष्ट। तो ये थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा अगर आप खोल के बताइए। जैसे स्व है ना दीदी, स्व मतलब स्वयं में व्यवस्था, और त्व मतलब समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो हर वस्तु अपने स्व में है, मतलब स्वयं में व्यवस्था मतलब अपने निश्चित आचरण में है। तो जो भी वस्तु अपने निश्चित आचरण में है वो क्या करती है, अस्तित्व की जो बड़ी व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में पूरक हो पाती है, उपयोगी हो पाती है ना। तो वो त्व मतलब समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। तो हर इकाई मनुष्य को छोड़कर और स्व और त्व के साथ है, जैसे बेल का है, पीपल का है, वो निश्चित आचरण के साथ है, अपने स्व के साथ है, इसीलिए समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। पूरी प्राणावस्था पदार्थावस्था को पोषण देती है ना, उनसे पोषण लेती है। तो परस्पर संबंधों का आदान प्रदान, पूरकता, ये हो ही रहा है। तो स्व और त्व ये है, स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी। थैंक यू सो मच जी, वेलकम बहन जी। दीदी एक सेकंड दीदी, यहाँ पर अगर ऐसे बोलेंगे स्व तो स्व मतलब मैं अपने को कैसे बोलूंगा? स्व मतलब मैं समझदार हो गया हूँ, मैं समझता हूँ चीजें कैसे क्या करना है। और तो मतलब अगर मैं एक मानव हूँ और परिवार में कैसे करना है, मेरे को परिवार में जो मेरा जो रोल है वो कैसे प्ले करूंगा, ये तो रहेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। अगर सिंपल हम भाषा में कहेंगे तो मेरा क्रिया पूर्णता हो गया है ना, मतलब मेरा समझदारी संपन्न हो गया हूँ मैं, समाधान पूरा हो गया है। अब उस समाधान के अनुसार मैं मानव के साथ और सभी आयामों में भागीदारी करता हूँ। वो मेरा त्व है, मेरा आचरण का समग्र व्यवस्था में भागीदारी। नॉट ओनली परिवार, फिर वो पूरा अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था तक वो फैलता है। मतलब हाँ, तो मतलब वही रहेगा कि मतलब मैं बाकी जो बाकी चीजों के साथ में, बाकी लोगों के साथ में, बाकी आयाम में कैसे काम कर रहा हूँ बाकी चीजों के साथ में, अगर मेरे अंदर खुद में समाधान हो गया है तब, या मैं ऐसे समझता हूँ तब। हाँ, समाधान स्वयं में व्यवस्था होते हैं तभी व्यवस्था में भागीदारी करना बनता है। या फिर अभी हम अध्ययनगामी विधि में व्यवस्था में भागीदारी करते हैं तो जिम्मेदारी का एहसास होता है,
तो पता चलता है हम कितने पानी में हैं। तो हमको समझने की प्यास और बढ़ती है। जैसे जिम्मेदारी लेना है, बाबा जी ने हम लोग अभिभावक विद्यालय में हम सब बहनों को ये बात बार बार बोली, जिम्मेदारी लोगे तो जिम्मेदार बनोगे। तो हम सब अभी भी पूरे थोड़ी हैं, पर जिम्मेदारी लिए हैं तो और आवश्यकता बनती है, खुद भी अध्ययन करना है ना, अध्ययन कराना है। तो इस क्रम में भी हो सकता है, तो ये इंतजार नहीं करना है हमें कि पहले अपना स्थिति ठीक हो तब तो भागीदारी करेंगे। ऐसे कभी ठीक नहीं होने वाला। हमको भागीदारी व्यवस्था में भागीदारी प्रारंभ करनी है, उसी से हम जिम्मेदार और समझदार होने के लिए जगह बनती है। तो अपने एक बहुत अकेले में जब कोई अच्छी बात को पढ़ता है सोचता है कि मेरी कुछ तो पर जब उसको वो जांचता है, कहाँ जांचेगा? व्यवस्था में भागीदारी करके। तो जब वो व्यवस्था में भागीदारी करता है तो पता चलता है कि भाई मेरे चरित्र की क्या हालत है ना, मेरे व्यवहार की क्या हालत है, मेरे विचार की क्या हालत है, मुझे तो इसमें और काम करना है। तो इस तरह से भी हमारी अनुभव के लिए पात्रता और बढ़ती है। ठीक है दीदी। जी, और कोई भाई बहन, दीदी कोई इसमें भी बहुत अच्छी लगी बात? हाँ जी। हाँ दीदी, जो जैसे अभी आप बताए जिम्मेदारी, तो हम लोग जो कल जीवन क्रिया पढ़ रहे थे उसके अनुसार जब हम जिम्मेदारी तक, भागीदारी से पहले जो क्लैरिटी आ जाती कि यही करना है, ये स्व हुआ स्थिति रूप में, और फिर उसको हम प्रमाण करते हैं अनुभव की रोशनी में जब जीते हैं, वो त्व हुआ गति रूप में, ऐसा ना? ठीक है, हाँ हाँ, जी ऐसे भी कह सकते हैं। जी दीदी, थैंक यू। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो हमारी बात समाप्त हो चुकी है, तो क्या यहीं पर समाप्त करें? जी दीदी, कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया, ठीक बात है। तो आज की गोष्ठी यहीं पर रच का सार, आज भैया जी ने जो पठन किया है वो करेंगे, आज का सार भैया जी रखेंगे। तो ठीक है, सभी को नमस्ते, हरिहर, शुभ रात्रि। नमस्ते दीदी, शुभ रात्रि। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को।